तो आपने इसमें देखा कि जब हम एक फिल्म बनी हुई है उस पर एफ फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड थोड़ी सी डी डिस्टेंस आगे मूव करेगी एंड देन जाके रुक जाएगी। ये रुकेगी क्यों? क्योंकि रॉड के लेफ्ट पे जो मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स, उसको वापस खींचेंगे टी टेंशन से। तो हमने अभी देखा कि S इज इक्वल टू F/2L यह आ चुका है। तो फोर्स जो हमें लगानी पड़ रही है 2SL लगानी पड़ रही है, इज इक्वल टू 2T। तो T इज इक्वल टू SL। तो S इज इक्वल टू टेंशन बाय लेंथ। तो ये रॉड आगे मूव करी। S एक तो हमने ये निकाला कहाँ से? ये हमने निकाला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2D, ये लेंथ L है, इंटू L इंटू S। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी से हमने निकाला कि फोर्स इक्वल टू 2LS। तो इसमें S हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब हम S को एक साइड लेते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो S इज इक्वल टू F/2L आ जाएगा। तो ये वापस से यहाँ लिख दिया। तो अभी हमने क्या, रॉड को जब हम पुल करेंगे वो यहाँ पे जो फिल्म होगी, बबल की जो फिल्म होगी, वो रॉड को वापस पीछे खींचेगी। तो टी टेंशन ऊपर वाली फिल्म में, नीचे वाली फिल्म में टी टेंशन है। तो इसके कारण जो नेट जहाँ पे जाके वो रुक रहा है, जहाँ पे ये रॉड आगे जाना बंद कर रही है, वहाँ पे F इज इक्वल टू 2T होगा। तो उसके लिए हमने F को 2T और 2LS से इक्वेट कर दिया। तो T इज इक्वल टू SL आ गया। मतलब S को हम ऐसे भी बता सकते हैं, टेंशन पर यूनिट लेंथ। तो S दो चीज़ है, S या तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है, या फिर सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, जितनी टेंशन लग रही है और इस सरफेस पे जो फिल्म है बबल की, उसमें कितनी टेंशन है पर यूनिट लेंथ, वो भी S से ही है डिनोट हो रहा है, रेदर डिफाइन हो रहा है। एंड एनर्जी पर यूनिट एरिया जो स्टोर्ड है इस फिल्म में, वो भी S से ही डिनोट हो रहा है। इस चैप्टर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड ड्रॉप्स एंड बबल्स पे फोकस करेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? अब आप एक सरफेस मान लो एंड उस पर एक ड्रॉप ऑफ फ्लूइड, मतलब पानी मान लेते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई लीफ है, लीफ पे पानी के ड्रॉप्स सुबह सुबह ऐसे ड्रॉप्स बने हुए पड़े रहते हैं कोने पे, यहाँ लटक रहे होंगे, पर वो पूरी स्प्रेड नहीं होती। अभी यहीं अगर एक कॉटन की सरफेस होती, ये कपड़ा होता है, ये कपड़े पे अगर मैं पानी गिराऊंगा तो पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिग्री ऑफ वेटनेस से बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। अगर किसी का एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वेट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है एक्चुअली, किसी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है तो वो ज़्यादा स्प्रेड करेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। अगर ये एक सॉलिड सरफेस है और इस पे ये एक फ्लूइड का ड्रॉप पड़ा हुआ है, तो वो एंगल जो टेंजेंशियल हो सरफेस से, ये जो फ्लूइड और सॉलिड की जो जॉइनिंग सरफेस है, एक तो उससे टेंजेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक टेंजेंट में बना दूँ, ये जो टेंजेंट है इसका जो एंगल थीटा है, पर अब इनमें से कौन सा एंगल लेंगे, थीटा लेंगे या फाई लेंगे, थीटा लेंगे या फाई लेंगे, क्योंकि एंगल तो ये बाहर वाला भी है। अब अगर एक ड्रॉप है तो इसके लिए एंगल तो ऐसा होगा, ऐसी एक टेंजेंट होगी, मतलब परफेक्ट ड्रॉप नहीं है, परफेक्ट ड्रॉप के लिए 180 डिग्री होगा। अगर कोई एकदम ही परफेक्ट ड्रॉप है तो ये खुद ही टेंजेंट हो जाएगी ना, तो 180 डिग्री होगा। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एक परफेक्ट ड्रॉप नहीं है, थोड़ी सी स्लाइटली डिफॉर्म्ड है। तो अब दो एंगल हो सकते हैं, एक छोटा एंगल या बड़ा एंगल। ऐसा कन्वेंशन तो हम ले नहीं सकते कि हमेशा छोटे एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई ड्रॉप ऐसी है
तो इन दोनों का तो एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम हो जाएगा, मतलब थोड़ा और अगर ये ऐसा होता तो पर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ तो एकदम अलग है। ये तो ड्रॉप बना रहा है, बिल्कुल सरफेस को गीला नहीं कर रहा है, सरफेस पे स्प्रेड नहीं कर रहा है, एक ड्रॉप बन के रह गया। जैसे पानी कोई वैक्सी सरफेस, जैसे कोई लीफ है या आपके हाथ अगर ऑयली है तो उसमें पानी मतलब छोटे छोटे बॉल्स बम्प्स बना के कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, लीफ पे कोने पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ऐसे ही वैक्सी सरफेस ग्लास पे डालो आप, ग्लास पे पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है। ऐसी सरफेस इसके लिए लग रहा है, पर ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा स्प्रेड हो रहा है अच्छे से। तो ये दोनों ऐसा कन्वेंशन तो हम नहीं ले सकते कि छोटे एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। सो द कन्वेंशन इज पानी के अंदर से एंगल, मतलब फ्लूइड के अंदर से एंगल। तो वो एंगल जो फ्लूइड और सॉलिड की जो जॉइनिंग इंटरफेस है वो बना रही हो सॉलिड से पानी के अंदर से, तो ये वाला नहीं है, ये वाला रब कर देते हैं। इस एंगल थीटा को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो अगर किसी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है तो वो ज़्यादा स्प्रेड है, मतलब वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है तो वो ज़्यादा स्प्रेड होगा। किसी का एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, जैसे परफेक्ट स्फीयर मान लेते हो, तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्रीज। ये परफेक्ट स्फीयर है। एक्चुअली 180 डिग्रीज तो किसी का नहीं होता, पर वेरी क्लोज टू 180 डिग्रीज पानी भी कर सकता है। पानी का ग्लास पे बहुत क्लोज होता है, मतलब 180 के काफ़ी क्लोज होता है पानी और ग्लास का। हाँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्लूइड और सॉलिड दोनों पे डिपेंड करते हैं। अब ये तो देखा ही ना अभी, अगर फ्लूइड को हम वैक्स पे ले और कॉटन पे ले, कॉटन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, पर वैक्स पे मतलब बॉल्स बन जाती है, छोटी छोटी बॉल्स बन जाती है। वैक्स में उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द बोथ फ्लूइड एंड सॉलिड। एक पेयर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन होता है। आपने अगर टाइट्रेशन किया होगा तो टाइट्रेशन में ट्यूब में कभी कभी ऐसे होता है, कोनों पे से ऊंचा होता है पानी एंड बीच में डिप्रेशन होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सा ये लेना है, ये हाइट लेनी है या ये हाइट लेनी है। दो अलग अलग हाइट दिखती है, इनमें इवन मिलीमीटर्स का डिफरेंस हो सकता है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। आप जब टाइट्रेशन कर रहे हो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा अगर आपने पहली रीडिंग नीचे बेस से ली एंड बाद में पीक से ले रहे हो। तो इसके लिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका ध्यान रखना है, उसकी हेल्प से काम करना। जैसे हम अगर टाइट्रेशन करते हैं तो क्लियर फ्लूइड्स के लिए हम ये लेते हैं रीडिंग्स, हमेशा हम मेनिस्कस के नीचे वाले से लेते हैं, मेनिस्कस से। और अगर कोई कलर्ड फ्लूइड है जैसे KMnO4 है, KMnO4 एंड H2O क्लियर फ्लूइड होता है, तो हम ये देख सकते हैं ना डिप्रेशन, तो हम इस डिप्रेशन से रीडिंग लेते हैं। पर KMnO4 पर्पल कलर्ड, डार्क पर्पल कलर्ड लिक्विड होता है, उसमें हमें ये दिखता नहीं है, तो हम हमेशा रीडिंग इस कोने से लेते हैं। ये सारी प्रॉब्लम एंगल ऑफ कांटेक्ट के कारण आती है। कभी भी ऐसे टेस्ट ट्यूब्स में पानी लिक्विड जो भी है वो सीधा नहीं रहता, वो उसका एंगल मतलब हो सकता है अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी पेयर का 90 डिग्री है, अगर किसी पेयर का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 है तो वो सीधी भी हो सकती है, ऐसे सीधा बनेगा, ये 90 डिग्री है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का रीज़न क्या है? अब पहला ये तो एक तो पेयर डिपेंडेंट है। अब जैसे ये है तो मैं इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करूँ, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनको कंसिडर करूँ तो इन्हें फोर्स कहाँ से लग रही है? इन पे एक फोर्स तो ये फ्लूइड के कारण लग रही है और ये सॉलिड के पूरे कारण लग रही है, ठीक है। तो
अब जैसे एक टेस्ट ट्यूब में हम देखते हैं, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के कारण भी लग रहे हैं और नीचे वाले फ्लूइड पार्टिकल के कारण भी लग रहा है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के कारण फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? इस तरफ लग रहा होगा, कि टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे पार्टिकल ऊपर भी उतना ही है और नीचे भी उतना ही है। तो टेस्ट ट्यूब के कारण जो फोर्स लग रही होगी वो ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड में और उस तरफ लग रहा होगा। एंड थोड़ी फोर्स यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके कारण इस तरफ लग रहा होगा। तो वी हैव वन फोर्स दैट इज लाइक दिस। पानी के केस में, पानी एंड टेस्ट ट्यूब के केस में एक हाई फोर्स है उस तरफ एंड एक छोटी सी फोर्स है से एट सम एन एंगल बाहर की तरफ थोड़ा सा छोटी फोर्स है। तो अब इनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा? इनका रिजल्टेंट मोस्टली इस तरफ होगा, लेकिन एक हल्का सा कंपोनेंट आएगा इसका, तो उससे ये बन इसका हाँ ऐसे बना सकते हो ना, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। हमें ये पता है कि लिक्विड्स शेयर स्ट्रेस नहीं झेल सकते, शेयर स्ट्रेस नहीं ले सकते ना, तो अगर कोई भी फोर्स लग रही है तो स्टेशनरी कंडीशन में लिक्विड के सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होनी चाहिए। नेट फोर्स ऐसी लग रही है, ये टेस्ट ट्यूब थी, ये पानी ऐसा था, ये ऐसा क्यों है, ऐसा शेप क्यों ले रहा है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब की वॉल के कारण नेट फोर्स इस तरफ है क्योंकि ऊपर भी वॉल है नीचे भी वॉल है। पानी के कारण एक नेट फोर्स इस तरफ आ रहा है, तो इनका जो ये एक्चुअली बहुत छोटा होगा क्योंकि सॉलिड्स ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है, सॉलिड एंड फ्लूइड के पेयर पे डिपेंड करता है। कोई सॉलिड दूसरे फ्लूइड को रिपेल भी कर सकता है, तो ये फोर्स इस तरफ होगा ही नहीं, ये फोर्स से इस तरफ, यह बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स है तो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट बहुत छोटा होगा और ये वाला बहुत बड़ा होगा, तो नेट भी इसी तरफ आएगा। तो वो पेयर पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा। लेकिन फॉर वाटर एंड ग्लास इस तरफ फोर्स बहुत ज़्यादा है, इस तरफ फोर्स बहुत कम है, तो नेट फोर्स से समथिंग ऐसा बनेगा। नेट फोर्स रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। तो पानी की सरफेस को इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तो पानी की सरफेस ऐसी कुछ होगी। क्लीन बना देते हैं थोड़ा। जूम करने के बाद ऐसा लगेगा कि पानी की सरफेस इसके परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम एंगल ऑफ कांटेक्ट से नेट फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उससे 90 डिग्रीज पे नेट फोर्स लग रहा होगा। हम उससे इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई फ्लूइड ऐसा है तो इस पर सॉलिड के कारण तो नेट फोर्स ऐसा ही लग रहा है, और फ्लूइड के कारण हमें ये एंगल पता है, हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट पता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट पता है तो हमें नॉर्मल पता है। ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ये नॉर्मल है, ये फोर्स है, नेट फोर्स। एक कंपोनेंट ऐसा है तो हम पानी के कारण वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं। समथिंग जो भी होगा, समथिंग ऐसा कुछ कंपोनेंट होगा। तो अगर आपको ये दिया हुआ है कि नीचे कितनी फोर्स लग रही है एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, तो आप वो फोर्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप ये एंगल पता है एंड ये फोर्स पता है, तो ये वाला आप कंपोनेंट निकाल सकते हो कि पानी का आपस में कितना इंटरेक्शन है।